हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो लास्ट जो स्टैंडर्ड हम लोग ने पढ़ा था वो लास्ट ऐसे 450 तक हमने बात करी थी, और अब हम लोग बात करेंगे ऐसे नंबर 500 ऑडिट एविडेंस के बारे में। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज जो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ऐसे 500। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या क्या एमसीक्यूज आएंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड टू एंड पूरा स्टैंडर्ड हम लोग समझेंगे, पूरा उसकी समरी भी बनाएंगे, इंटरेस्टिंग कलरफुल चार्ट्स भी बनाएंगे इसके। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले अबाउट एसे नंबर 500 विच टॉक्स अबाउट ऑडिट एविडेंस। राइट, ध्यान से सुनना। पहले जब हम लोग बात करें ऑडिट एविडेंस की, एक चीज तो आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। हम लोग ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं? So audit evidence basically means all the information on which the opinion is based. क्या कहेंगे बच्चों? एविडेंस क्या है? All the information on which the evidence on the which the opinion is based is called as what? Audit evidence. Right. So अब यहाँ पे हम लोग क्या इस ऐसे 500 में लिखा हुआ है? Let us try to understand, read, summarize and then go ahead. ऐसे 500 audit evidence. So as per essay number 500, this essay explains what constitutes audit evidence in an audit of financial statements and deals with the auditor's responsibility to design and perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence to draw reasonable conclusions on which the auditor's opinion is based. So simple है, यहाँ पे essay किसके बारे में बात करता है? एक तो सबसे पहले ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है ये बताएगा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, व्हाट इंक्लूड्स, व्हाट इज देयर इन ऑडिट एविडेंस। नंबर 2, इसके हिसाब से व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर सो एज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। राइट, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स आर टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स in such a way as to enable to auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. So दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया। So अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा, सिंपल बात एकदम, what is audit evidence? अभी तक क्या पढ़ा? So audit evidence is like all the information. What is audit evidence? All the information on which auditor forms an opinion. सही बात है, ये है ऑडिट एविडेंस। पॉइंट नंबर 1 जो अभी तक वो जो जितना भी हमने पढ़ा, इससे ये मतलब निकलता है उसका कि इट इज व्हाट दिस ऑल इंफॉर्मेशन। और ये जो ओपिनियन है वो हम लोग ओपिनियन कैसे देते हैं? वी ऑल नो, वी गिव व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब ये कौन सा ओपिनियन? एब्सोल्यूट या रीजनेबल? रीजनेबल। सो ये जो ओपिनियन है ये कैसा है? रीजनेबल ओपिनियन है। मतलब ये कंक्लूजन कैसा है अपना? रीजनेबल कंक्लूजन है। इसीलिए वो हमेशा क्या कहते हैं? टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। क्या कहता है? टू ड्रॉ रीजनेबल, क्योंकि अपना ओपिनियन कैसा है? रीजनेबल। इट इज नॉट व्हाट? एब्सोल्यूट। सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें जो एविडेंस चाहिए वो एविडेंस वो क्या कहता है कि द एविडेंस व्हाट वी वांट एज एन ऑडिटर शुड बी व्हाट? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। कैसा एविडेंस चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सो हम लोग इस एसे के माध्यम से क्या करने वाले हैं? वी विल परफॉर्म सर्टन ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऑलरेडी हम लोग ने ऐसे नंबर 330 रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, उसमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करी थी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम लोग जो ऑडिट एविडेंस लेने वाले हैं वो कौन सा ऑडिट एविडेंस होगा? इट विल बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सो बेसिकली हमको इस स्टैंडर्ड में ये दो बातों को अचीव करना है। एक तो हमको ओपिनियन देने आना चाहिए, ओपिनियन देने के लिए एविडेंस चाहिए। एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सिंपल, इजी एकदम। यही कहता है ऐसे 500। ध्यान में रखना, यही बातें आपको एमसीक्यूज में इंक्लूड हो जाएगी।
auditor needs evidence which sufficient, appropriate, both, either of A or B. So either sufficient या appropriate चाहिए या both sufficient appropriate चाहिए, both sufficient appropriate. Evidence is what? Information, data, anything. क्या कहेंगे? It is information, क्योंकि information के basis पे decision लिए जाते हैं, right? So यहाँ पे objective क्या है इस standard का, कि इस कदर हम लोग हमारे audit procedures design करेंगे which will enable us to obtain sufficient appropriate audit evidence. Same चीज़ है. So आइए देखते हैं इसकी requirement क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, एकदम मस्त पढ़ते हैं इसको. Sufficient and appropriate audit evidence. ध्यान में रखना, बहुत ही बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स को अपन एकदम कॉम्पैक्ट करके मस्त तरीके से प्रेजेंट किया उसको. सो रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? सो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. फर्स्ट रिक्वायरमेंट एज पर एसए 500. ऑब्जेक्टिव और स्कोप देख लिया. अब रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना? तो वो कहते हैं ऑडिटर ने अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स जो उन्होंने एसए नंबर 330 में करी थी, रिक्वायरमेंट ये है कि 330 में जो भी आप काम करोगे 330 में, वो काम करने के बाद आपने जो एविडेंस लेना है वो कैसा लेना है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है. खत्म हो गया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. सेकंड, आप देखो जैसे अपन ने ऊपर लिखा था व्हाट इज ऑडिट एविडेंस. हमने क्या कहा था? एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. क्या कहा था? व्हाट इज एविडेंस? इंफॉर्मेशन. सो कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग कंसीडर करेंगे एज ऑडिट एविडेंस? क्या क्या बातें उसके लिए ध्यान में रखेंगे? सेकेंड पॉइंट. सो विच इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस when designing and performing audit procedures, obviously as per SA number 330, right? The auditor shall consider number 1. क्या भी क्या क्या देखना है अपने को इंफॉर्मेशन के बारे में? सो सबसे पहले दिस इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. सो अपनी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रेलेवेंट भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए. सो अगर हम लोग देखें यहाँ पे बात करें कि अपना ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सो फर्स्ट वो एकदम सिंपल भाषा में कहता है कि इट शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल. अब इसका मतलब क्या होगा सर? रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? इट शुड बी व्हाट? रेलेवेंट मतलब अगर मैं कहूँ आपसे, सो रेलेवेंट का मतलब होता है इट शुड बी कनेक्टेड, इट शुड बी एसोसिएटेड, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए. जो भी एरिया हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उससे जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो उससे रेलेवेंट होनी चाहिए. अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर मैं ABC लिमिटेड के अगर टेलीफोन एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर रहा हूँ, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं ABC लिमिटेड के टेलीफोन एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लिए एविडेंस इंफॉर्मेशन क्या है? टेलीफोन बिल. सो वो टेलीफोन बिल मेरे लिए एविडेंस है, बट वो एविडेंस ABC लिमिटेड के नाम पे नहीं है, बट PQR XYZ किसी और के नाम पे है. तो मुझे वो एविडेंस का कोई मतलब है क्या बच्चों? नहीं, मुझे कोई भी फायदा नहीं है उस एविडेंस का. सो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, हाँ, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि मुझे एविडेंस कैसा चाहिए? तो वो रेलेवेंट होना चाहिए. जो एरिया में वेरीफाई कर रहा हूं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं, वो उससे रेलेवेंट होना चाहिए. एंड नॉट ओनली रेलेवेंट, वो क्या कहता है? रेलेवेंट के साथ साथ इट शुड बी ऑल्सो व्हाट? रिलायबल. We have studied that evidence varies in reliability. हम लोग ने क्या पढ़ा है बच्चों? We have studied that evidence varies in what? Reliability. Try to understand इसका मतलब क्या है. When we say evidence varies in reliability, so there are different types of audit evidence. जैसे हम लोग बात करें, so types of audit evidence की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, so एक हम लोग देखते हैं कि एक evidence होता है based on the source, बराबर, एंड सेकेंड ऑडिट एविडेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर. सोर्स के हिसाब से अगर देखें अपन, सो उसमें दो टाइप के होते हैं. एक होता है इंटरनल ऑडिट एविडेंस और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस. नेचर के हिसाब से देखें अपन तो नेचर के हिसाब से तीन टाइप के होते हैं. एक होता है विजुअल, फिर एक होता है ओरल और तीसरा होता है डॉक्यूमेंट्री. सही है ना एकदम? यस. सो डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, अलग अलग टाइप के ऑडिट एविडेंस होते हैं. सो ऑब्वियसली उनका रिलायबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग हो जाएगा.
जैसे हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले जो रिलायबल होगा वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर वाले कुछ गड़बड़ थोड़ी करेंगे. सो एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू इंटरनल. बराबर. सो हमें रिलायबल एविडेंस चाहिए, तो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया अपने को देखना पड़ेगा. नंबर 1 व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल. सेकंड हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल. यह हो गया सोर्स में. अगर नेचर मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर, उसका फॉर्म की अगर बात करें तो विजुअल एंड ओरल में हम लोग कह सकते हैं ऑडिटर ऑब्टेन्ड हिमसेल्फ, तो किसी और ने दिया है मुझे और मैंने खुद ने प्राप्त किया है, विच इज मोर रिलायबल. अपन ने खुद ने जो प्राप्त किया वो बराबर है कि नहीं. उसके बाद ये ऑब्टेन हिमसेल्फ, ये ज्यादा रिलायबल है. उसके बाद डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री या ओरल, अब इन दोनों में कौन सा रिलायबल है, कभी भी कहेंगे डॉक्यूमेंट्री. और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी कैसे होंगे रिलायबल, अगर ये ओरिजिनल होंगे तो. आई बात समझ में. सो हमें मालूम है कि एविडेंस जो है उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है इसके ऊपर. बराबर. सो हमें रिलायबिलिटी भी देखना है. सो आप जो भी ऑडिट एविडेंस इस्तेमाल करेंगे वो कैसा होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. राइट. उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने दिया है आपको, बोलो. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो होना चाहिए ही, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट के साथ साथ ये कैसा होना चाहिए, रेलेवेंट भी एंड रिलायबल भी. अगर आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ले लोगे तो यही आपके और एमसीक्यू के ऑप्शन बनते जाएंगे फिर. बराबर. इट शुड बी व्हाट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. इट शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल. इट शुड बी बोथ. आई बात समझ में. तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट तो होना चाहिए, बराबर, बट वो साथ ही साथ रेलेवेंस एंड रिलायबल भी होना. आई बात समझ में. यस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड व्हेन वी से ना अप्रोप्रिएट, बच्चा जब हम लोग अप्रोप्रिएट की बात करते हैं ना, तो अप्रोप्रिएट मतलब ही हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, रेलेवेंस की. अप्रोप्रिएट होना मतलब रेलेवेंट होना, बराबर कि नहीं. बस वो रेलेवेंट के साथ साथ अब यहां पे वो क्या बोलता है और कि वो रिलायबल भी होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है. उसके बाद एविडेंस की और क्या खास बात कहते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट वो रेलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए. नंबर 3 पॉइंट, अगर वो एविडेंस आपको किसी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने दिया है. कौन, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट. जैसे कौन होगा मैनेजमेंट का एक्सपर्ट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट के एडवोकेट से आई होंगी, कोई मैटर लिटिगेशन में होगा, डिस्प्यूट में होगा, अपने को उसकी लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी वगैरह दिखानी है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको फ्लो हुई है किससे, एडवोकेट से. बराबर. वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो गया. कोई क्लाइंट का एक्चुअरी होगा जिसने ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, इसका कोई वैल्यूएशन किया होगा. बराबर. या कोई वैल्यूअर है, कोई आर्किटेक्ट है जो मैनेजमेंट ने लगाया है वो, तो वो लोग कौन हो गए, वो लोग हो गए मैनेजमेंट के एक्सपर्ट. कौन हो गए बच्चों, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट. एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से आपको इंफॉर्मेशन फ्लो हुई है, आपके पास आई है वो इंफॉर्मेशन, आपने सीधा सीधा आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लेना क्या, नहीं. तो हमें कुछ करना पड़ेगा. ऐसे 500 उसके बारे में क्या कहता है देखिए. The auditor shall, to the extent necessary, having read to the significance of that expert's work for the audit purpose, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि वो जो एक्सपर्ट है उसके पास वो काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, नॉलेज है या नहीं है. सो उसमें वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए. एंड थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही शुड बी व्हाट, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, बेसिकली उसने बायस्ड नहीं होना चाहिए, उसने इंडिपेंडेंट होना चाहिए. वो क्लाइंट के साथ मिक्स करके उसने कुछ गलत ओपिनियन नहीं देना चाहिए इन फेवर ऑफ द क्लाइंट. उसने जो है वो फैक्ट उसने वो बताना चाहिए. ही शुड बी ऑब्जेक्टिव. ही शुड नॉट बी व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल टुवर्ड्स द क्लाइंट. ही शुड बी व्हाट, इम्पार्शियल. बराबर. सो यहाँ पे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से अगर कोई इंफॉर्मेशन फ्लो होती है और वो इंफॉर्मेशन हम लोग को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना है, तो हम भैया सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो आदमी, क्या वो केपेबल है, क्या वो, और लास्ट में क्या वो
काम उसका ऑब्जेक्टिवली किया है या नहीं। उसके बाद फिर वी विल अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। ऑब्वियसली अंडरस्टैंड क्यों लेंगे? टू इवैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रिलेवेंट असर्शन। सर समझ में नहीं आए हैं 2 पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका काम हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि उसने जो वो काम किया है, पहली चीज तो वो क्या हमारे ऑडिट से रिलेवेंट है, क्या हमारे लिए वो काम आएगा या नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जो भी असर्शन हम लोग चेक करना चाहते हैं, हम लोग अगर मान लो असर्शन चेक कर रहे हैं कौन सा, लेट अस से द असर्शन ऑफ व्हाट, वैल्यूएशन, बराबर के नहीं। तो वैल्यूएशन के लिए क्या भैया वो काम यूज होगा क्या एक्चुअली का, आर्किटेक्ट का, बराबर के नहीं। या हम लोग असर्शन यूज कर रहे हैं कौन सा, लेट अस से मेजरमेंट का, कि करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। तो वो लिटिगेशन का बाबा कौन से पीरियड में रिकॉर्ड करना है। जो भी हम लोग मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से काम यूज कर रहे हैं, क्या उनका काम वो स्पेसिफिक असर्शन को चेक करने के लिए हमें उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? यस। सो फर्स्ट पॉइंट हमने जो देखा वो था कि एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो एविडेंस जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो एविडेंस कैसा होना चाहिए, नंबर 1 रिलेवेंट एंड रिलायबल। नंबर 2 वो जो इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू अगर फ्लो होती है तो वो हमें क्या देखना है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका अप्रोप्रिएटनेस देखना है और वो उस असर्शन को सूट होता है या नहीं होता है। राइट। सो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड बुलेट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी। मतलब क्या है ये, सोर्स कहां का है ये, इंटरनल। जो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी तक कि एविडेंस जो है एक तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा। एक मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के थ्रू फ्लो हुआ, अब दूसरा तुमने ही उसको प्रोड्यूस किया हुआ होगा। तो सो क्या लिखा हुआ है यहां पे, व्हेन यू हैव इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड, दैट इज द एंटिटी इंटरनली जनरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा बच्चों, अपना सेल्स इनवॉइस हम लोग खुद जनरेट करते हैं, बराबर। जब हम लोग परचेस करते हैं तो हम लोग अपने इसमें जीआरएन में एंट्री करते हैं, तो जीआरएन अपने खुद ने जनरेट किया हुआ है, बराबर। हम लोग जब परचेस के लिए ऑर्डर देते हैं तो परचेस ऑर्डर हम लोग खुद जनरेट करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे एविडेंस क्या होता है हम लोग खुद से जनरेट करते हैं। Then the auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable for the auditor's purpose। क्योंकि obviously internal है, कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है, तो मेन अपना जो फोकस होगा वो कहां पे होगा कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है। ओके राइट। सो यहां से आगे बढ़ते हैं। सो रिलायबल है क्या नहीं, उसके लिए चेक करना क्या क्या होगा। सो उस इंफॉर्मेशन को अपन ने चेक करना है टू द एक्सटेंट अबाउट इट्स एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। जो भी रिकॉर्ड किया गया है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है ना, और सिर्फ करेक्टली नहीं, वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे हम लोग GRN गुड्स रिसीट नोट, जब मटेरियल परचेस करते हैं इनवर्ड होता है तो हम लोग GRN एंट्री करते हैं। सो हम लोग देखना है कि वो एक्यूरेसी, कि जितना मटेरियल परचेस करा है उतना ही मटेरियल उन्होंने इनवर्ड में लिखा हुआ है या नहीं। सेकेंड पॉइंट कंप्लीटनेस, कि जितना भी साल भर में इनवर्ड आया है वो आपने बराबर से रिकॉर्ड करा या नहीं करा। सो हम लोग को 2 बातें देखनी है। अगर तुम खुद बना रहे हो तो जो भी मैनेजमेंट आपको दे रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, बस खत्म। एंड देन वेदर इट इज सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड डिटेल्ड फॉर द ऑडिटर्स पर्पसेस। आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जितनी जरूरी है वो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो बच्चों ये बात है। सो अगर अपन देखें तो यहाँ पे एविडेंस के बारे में अगर बातचीत करें, सो क्या क्या कहता है एविडेंस के बारे में बातचीत करना है तो बहुत ही सिंपल है कहानी। क्या कहता है सबसे पहले भैया, एविडेंस होना चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। व्हाट इज एविडेंस, कि जिसके ऊपर हम लोग अपना रीजनेबल कंक्लूजन अपन दे देते हैं। सो इंफॉर्मेशन जो हम लोग ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज करने वाले हैं उसमें क्या क्या बातें अपने को देखनी है। तो क्या क्या देखना है अपने को, वो रेलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए, वेरी सिंपल। अगर वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जनरेट करी है तो वो एक्सपर्ट का कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखना है।
वो क्या उस असर्शन को सूट करता है या नहीं, वो देखना है अपने को। एंड फिर उसके बाद अपने को उस एरिया का अंडरस्टैंडिंग भी लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस एंटिटी के अंदर से ही जनरेट हुआ होगा, सो हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो इंफॉर्मेशन बच्चों कंप्लीट है ना, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है ना, और वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली प्रिसाइज है या नहीं है, सो दैट वी कैन फॉर्म आवर ओपिनियन। आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। क्या क्या देखना है? सो व्हेन डिजाइनिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, याद है बच्चों ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है इसको। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ये फिर से कहां पे पढ़ा था? एसए 330 में। पहले हम लोग कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, बराबर के नहीं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कंट्रोल्स बराबर से काम करते हैं या नहीं करते, और वो थ्रू आउट द पीरियड बराबर से काम करते हैं या नहीं करते। उसके हिसाब से हम लोग को कितने हद तक उसे चेक करना है, वो हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम लोग डिसाइड करते हैं, राइट। सो उस केस में ऑडिटर ने ऐसे आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो आपके पर्पस को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश होती हो जिसमें, वेरी सिंपल। एंड फिर अगर 2-4 एविडेंस आपने लिए, सिंस वी टॉक अबाउट सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस मतलब क्या कहते हैं हम लोग? व्हेन वी टॉक अबाउट सफिशिएंट, हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चों वो क्वांटिटी वाइज ज्यादा होना चाहिए, बराबर कि नहीं। एविडेंस लेना चाहिए सफिशिएंट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड sufficiency of audit evidence is what? A subjective term. Sufficiency is what? A relative term. वो चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। कोई एक एविडेंस हम कहेंगे इट्स इनफ फॉर मी, इट इज सफिशिएंट, वही उसके बारे में कोई दूसरा कहेगा इट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए सफिशिएंसी को जज करने के लिए यहां पे हम लोग 3 फैक्टर्स को देखते थे। वो कौन सा होना चाहिए? 3 फैक्टर में से पहला फैक्टर क्या होता है कि अगर वो एरिया मटेरियल है तो हम लोग ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। अगर उस एरिया में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो हम लोग ज्यादा एविडेंस यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते थे साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। साइज ज्यादा है तो एविडेंस ज्यादा लेंगे, हेट्रोजीनियस है तो कम लेंगे, सॉरी हेट्रोजीनियस है तो ज्यादा लेंगे, होमोजीनियस है तो कम लेंगे। सो ये सफिशिएंसी हम लोग ने देखी हुई थी, बराबर। तो अब यहाँ पे जब एक एरिया के लिए अगर हम लोग अलग अलग सोर्सेज से एविडेंस लेते हैं, फॉर सिंपल एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट से कैश, सो कैश का मैंने बच्चों फिजिकल एग्जामिनेशन करके एविडेंस लिया, मैनेजमेंट से मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, बराबर, और उसके बाद मैंने रिकंसिलिएशन भी किया। मैंने एक ही चीज के लिए मैंने अलग अलग जगहों से क्या किया? एविडेंस मैंने ऑब्टेन किया। एंड फिर अगर उसमें अगर इनकंसिस्टेंसी नजर आई तो, मिसमैच नजर आया तो, फिजिकल वेरीफाई किया तब 100 दिख रहा है, बराबर के नहीं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में बोलता है 150 है, रिकंसिलेशन किया तब मुझे दिखता है 80 है, अरे भैया प्रॉब्लम है ना यहाँ, बराबर के नहीं। सो इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी तो मुझे डाउट आएगा, बराबर के नहीं, डाउट आएगा रिलायबिलिटी के ऊपर। सो इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी, इफ देयर इज अ डाउट, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर रिलायबिलिटी, सो व्हाट टू डू? सो आपने क्या करना है? द ऑडिटर शाल determine what modifications or additions to audit procedures are necessary to resolve the matter and shall consider the effect of the matter if any on other aspects of audit. So अपन ने और कुछ प्रोसीजर्स करना है क्या? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कुछ करने हैं क्या जिससे हम लोग वो इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करके एक पॉइंट पे हम लोग आ सके? आई बात समझ में आपको? दैट्स इट, एसे नंबर 500। इजी था क्या बच्चों? यस। सो एक बार 30 सेकेंड्स में आपको दे रहा हूं, फटाफट उसको गो थ्रू करिए, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, एसे नंबर 501, द नेक्स्ट लॉट। फटाफट एक बार वो स्टैंडर्ड को गो थ्रू करो। हाँ, ये रहा यहां।
चलो गो थ्रू करो फटाफट। Okay. Over, guys? Yes, chaliye. So now we move on to the next essay. That is essay number 501. एकदम मस्त ध्यान देना अभी। essay 500 एकदम सिंपल, छोटू सा स्टैंडर्ड था, मजा आ गया पढ़ने में। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। essay 500 में क्या क्या पढ़ा भैया? हमको एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन। वो कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। जब हम लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रेलेवेंट एंड रिलायबल। नंबर 2, अगर वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से आई तो क्या बातें देखनी है? उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, अपने लिए कैसा रिलेवेंट होगा वो। एंड नंबर 3, हम लोग को देखना है कि वो उस असर्शन जो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उससे वो सूट होता है या नहीं। फिर उसके बाद अगर वो खुद से जनरेट करे हुए हैं तो उसका कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी देखना है, बराबर, और वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग एविडेंस की बात करें, इनकंसिस्टेंसी वगैरह आई तो हम लोग को डिसाइड करना है कि और क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। वेरी सिंपल, यस, परफेक्ट है एकदम। सो यहां से बच्चों आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट वी गो टू एसे नंबर 501। एसे 501 अगेन इट टॉक्स अबाउट ऑडिट एविडेंस ओनली। ध्यान से सुनिएगा, एसे 501 यहां पे किसके बारे में बात करता है? ऑडिट एविडेंस की ही बात करता है। बट अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ध्यान से सुनना, 500 जो था ना फर्स्ट अभी जो पढ़ा वो सबके लिए था। मतलब तुम कोई भी एरिया चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, तो उसके लिए आपको 500 लगाना है। बट अब यहां पे स्पेसिफिक कंसिडरेशंस हम लोग को ध्यान में रखने हैं फॉर सम सिलेक्टेड आइटम्स। बेसिकली यहां पे 3 आइटम्स होंगे। 3 आइटम्स कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट इन्वेंट्री। किसके बारे में बात करेंगे? इन्वेंट्री की। सेकंड फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट लिटिगेशंस एंड क्लेम्स की। ठीक है, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेगमेंट इंफॉर्मेशन। किसके बारे में बात करेंगे? सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सो यहां पे सिलेक्टेड आइटम्स कौन से? सो 3 सिलेक्टेड आइटम्स है। नंबर 1 इन्वेंट्री, नंबर 2 बोलो, नंबर 2 लिटिगेशन एंड क्लेम्स, नंबर 3 सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सो यहां पे हम लोग इन 3 आइटम्स के बारे में बातचीत करेंगे, राइट? चलिए, सो फोकस करते हैं आगे। सो ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। स्कोप ऑफ दिस एसे क्या लिखा हुआ है? दिस एसे डील्स विद स्पेसिफिक कंसिडरेशंस। खास कहां पे ध्यान देना है? किसने? ऑडिटर ने। इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वेरी गुड सर, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है एसे 500 में कि अपने को एविडेंस कैसा चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सो ऑब्वियस सी बात है, आगे चल के कोई भी एविडेंस हम लोग लिखे तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आना बनता है। एग्जाम में जब भी आप आंसर्स भी लिखो, सो जस्ट डोंट राइट ऑडिटर शुड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। व्हाट यू हैव टू राइट? ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो आपके आंसर्स में वजन ऐड करेगा। आई बात समझ में? यस। सो अब यहां पे वो क्या कहता है? विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ, कौन से एस्पेक्ट से? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में? तो यहां पे सिलेक्टेड आइटम्स कौन से हो गए? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। मेरे बच्चों ध्यान में रखना, ये आपके लिए फिर एमसीक्यू बनेगा।
ये आपके लिए एमसीक्यू बनेगा कि भैया एसे नंबर 501 किसके बारे में बात करता है? ऑप्शन ए इन्वेंट्री, ऑप्शन बी लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, ऑप्शन सी सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक अलग बात होगी इसके अंदर, वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्कस्ड अंडर एसे 501। सो आपको 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें के 3 ये हो गए, चौथा कोई और एरिया होगा, फिक्स्ड एसेट्स बोल देंगे, वो इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे, इन्वेंट्री तो होगा मालूम है अपने को, बट कंफ्यूज करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स बोल देंगे, बराबर के नहीं? सो ऐसे कुछ आपको कंफ्यूजन करके आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं स्टैंडर्ड बेस्ड। आई बात समझ में? सो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एज पर एसे 501 वी टॉक ओनली अबाउट 3 थिंग्स। सो ऑप्शंस कैन बी ऑल ऑफ द अबाव के, नन ऑफ द अबाव के, ऑड वन आउट फाइंड आउट करने के लिए, या स्पेसिफिकली एक पिक करने के लिए कि विच स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट, मतलब एसे 501 स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करता है। आई बात समझ में? सो इट कैन बी, आपको बोलेंगे फिक्स्ड एसेट, डेटर्स, इन्वेंट्री एंड उसके बाद लोन्स, ऐसे आपको बोलेंगे। सो क्या होगा उसके अंदर, आपको स्पेसिफिकली इन्वेंट्री सिलेक्ट करना है। आई बात समझ में? राइट। सो ये आपने लिए बहुत क्रूशल था, 1 नंबर का एमसीक्यू। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज ऑब्जेक्टिव। क्या क्या देखना है? सबसे पहले हम लोग को फोकस क्या करना है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। देखो पहले एक एक चीजें फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। इन्वेंट्री यस, लिटिगेशन एंड क्लेम यस, सेगमेंट इंफॉर्मेशन यस, परफेक्ट है, इसके बारे में बात करता है, यही आइटम्स है सिलेक्टेड, इसी के बारे में तो पढ़ना है अपने को, करेक्ट है ना? सो अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, इन्वेंट्री के बारे में हम लोग को देखना है, एकदम ध्यान से पढ़ना। यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि स्पेसिफिकली कहां पे फोकस करना है। अभी एक तो वो इन्वेंट्री है क्या, सिर्फ होना जरूरी नहीं है, उसका कंडीशन भी बराबर होना चाहिए। सो व्हाट डू यू फोकस अपॉन? द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। आई बात, मतलब इन्वेंट्री में क्या देखना है सर, व्हाट स्पेसिफिकली डू वी नीड टू लुक इनटू इन्वेंट्री? सो वो कहता है यू नीड टू लुक द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री, यू नीड टू चेक द कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। 2 बातें आपको देखनी है। बोलो, कंडीशन मतलब कि वो किस स्टेट में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास इन्वेंट्री है, बराबर, मतलब मैंने क्या चेक कर लिया, यस सर द इन्वेंट्री इज व्हाट इन एग्जिस्टेंस, बट इन व्हाट स्टेट इट इज, इन व्हाट कंडीशन इट इज। मतलब अगर मैं कहता हूं कि बाबा मेरे पास बुक्स है, बट वो बुक्स क्या है, फट गई है, बराबर, या इट इज इन पूरा मतलब वो सॉइल्ड हो गई है बुक्स, पानी में भीग गई है बुक्स, तो अब वैसी इन्वेंट्री का ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा है क्या? ऑडिटर जाएगा, चेक करेगा, हाँ इन्वेंट्री है, एग्जिस्टेंस है, बट उसका जो स्टेट है, उसका जो कंडीशन है, बराबर कि नहीं, किस तरीके से उसको रखा हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, बराबर। तो वो कंडीशन देखेंगे, मतलब अगर वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है क्या नहीं है, वो अपन सेलेबल, गुड कंडीशन, मतलब गुड कंडीशन, whether it is in a good condition or a bad condition. Now it's very simple, yes. So वो good condition bad condition बोल के easy हो जाएगा, बराबर। तो वो किस तरीके से रखी हुई है वो अपने को देखना है। सो वहाँ पे अपना फोकस होना चाहिए इन्वेंट्री को चेक करने के लिए। उसके बाद लिटिगेशन एंड क्लेम्स की अगर बात करें, सो जो भी लिटिगेशन देखेंगे, लिटिगेशन का मतलब क्या है, क्लेम का मतलब क्या है, आराम से, बट पहले अपने को क्या देखना है, कंप्लीटनेस। जो भी आपके अगेंस्ट केस चालू है, बराबर, तो वो केस के बारे में आपने पूरी तरीके से डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है, कंप्लीट है क्या नहीं, वो फोकस करना है। और तीसरा, सेगमेंट इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन, एक्चुअली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की रिक्वायरमेंट है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन आपने बराबर से प्रेजेंट किया है ना, वो आपने बराबर से डिस्क्लोज किया है ना, in accordance with the financial reporting framework. So try to understand, हर एक उस एरिया में आपको कुछ स्पेसिफिकली अलग देखना है। So that is what we talk about is the specific considerations for selected items. इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिकली क्या देखोगे,
एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। हाँ, आप समझ में आ रहा है आपको? स्पेसिफिक कंसीडरेशंस वर्ड क्यों यूज किया? इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिकली क्या देखोगे? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। सर ये ध्यान में रखना है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, स्पेसिफिकली बच्चों लिटिगेशन एंड क्लेम के लिए क्या देखेंगे? उसका कंप्लीटनेस। स्पेसिफिकली हम लोग सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए क्या देखेंगे? उसका प्रेजेंटेशन एंड उसका डिस्क्लोजर। आई बात समझ में आपको? यस, वेरी गुड। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड 3 हिस्सों में बटा जाएगा। वो कौन से 3 हिस्से होंगे? इन्वेंट्री ऑब्वियसली, फिर उसके बाद लिटिगेशन एंड क्लेम्स, वेरी गुड, एंड देन अरे सेगमेंट इंफॉर्मेशन। हाँ, ये रहा सेगमेंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट है? यस, बोलो। आऊंगा अभी जो एक एक मतलब है ना। सर इन्वेंट्री का मतलब क्या, वो भी बता दूंगा। लिटिगेशन क्लेम का मतलब क्या है, वो भी बता दूंगा। सेगमेंट इंफॉर्मेशन का भी मतलब बता दूंगा। डोंट वरी एट ऑल। कंप्लीटनेस मतलब जितने भी केसेस, वो एक एक चीज जब डिस्कस करेंगे आ ही जाएगा वो, बट फिर भी आप समझना है कंप्लीटनेस का मतलब कि जो भी लिटिगेशन है, जो भी केस चालू है, उनके बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट, पूरी ऑल सारी इंफॉर्मेशन वो दी है क्या नहीं दी है, वो अपने को देखना है। उसका मतलब होता है कंप्लीटनेस। करेक्ट है एकदम? यस। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेंट्री के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बहुत मजा आ रहा है ये स्टैंडर्ड पढ़ने में, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, राइट? बहुत भारी है ये इन्वेंट्री। चलिए, बहुत ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर, मजा आएगा पढ़ने के लिए। सबसे पहले समझेंगे इसको, फिर इसका एक सिंपल चार्ट बना लेंगे। फिर इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वाओ, ऑसम। मालूम है, अभी मैं बार बार अभी उसको अंडरलाइन हाईलाइट करना है क्या अपने को? नहीं। अब बॉडी के अंदर फिट हो चुका है कि एवरी नाउ एंड देन वी नीड टू ऑब्टेन व्हाट? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट। अब जबरदस्ती उसको बार बार अंडरलाइन मत करना। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री। मालूम है, यही तो ऊपर पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में, तो यही तो रिक्वायरमेंट अचीव करेंगे, राइट? बट अब यहां से आगे चर्चा होती है हाउ ही विल डू दिस, कैसे करेगा, ये सवाल है। अब पहले तो आपको एग्जिस्टेंस और कंडीशन का मतलब क्या है मालूम पड़ गया ना आपको? एग्जिस्टेंस मतलब वो एसेट है या नहीं है। कंडीशन मतलब वो किस स्टेट में रखा गया है, इज इट इन अ गुड स्टेट और अ बैड स्टेट, इज इट इन अ गुड कंडीशन और अ बैड कंडीशन। ओके सर, सो आपको ये वेरिफिकेशन करना है। आप ये कैसे करेंगे? आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एकदम आराम से, हाँ, एकदम मन लगा के। सबसे पहले अगर एग्जिस्टेंस देखना है तो हमें वहां मौजूद होना चाहिए। अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप चलने का, एकदम अच्छे से। स्टैंडर्ड बहुत सिंपल करेंगे अपन, राइट? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सो क्या कहते हैं अपन यहां पे? अटेंडेंस। अगर भैया एग्जिस्टेंस देखना है, लॉजिकली स्ट्राइक होना चाहिए। एग्जिस्टेंस कैसे देखेगा? घर बैठे तो देख नहीं सकता, ऑफिस में बैठ के देख नहीं सकता, बराबर? बोलना मत सर सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे, चुप बैठो, ठीक है? सो यहां पे हम लोग को जाना होगा, मौजूद होना होगा, अटेंड करना होगा। किसको? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को। मैनेजमेंट के लोग फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करेंगे रीजनेबल इंटरवल्स पे। हम क्या करेंगे? वहां जाएंगे, देखेंगे बराबर से हो रहा क्या नहीं हो रहा, जितनी इन्वेंट्री उन्होंने लिखी है उतनी इन्वेंट्री है या नहीं है, हम लोग चेक करेंगे। बट आगे लिखा हुआ है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे क्या होगा। अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल देखेंगे क्या कहते हैं। बट बच्चों बेसिक अपने को समझ में आ गया क्या है कि हमें अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है, अगर मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री चेक करना है तो मुझे वहां पे मौजूद होना चाहिए। अनलेस इट इज व्हाट? इम्प्रैक्टिकेबल, बराबर के नहीं? इम्प्रैक्टिकेबल, मुझे जमेगा ही नहीं। नहीं जमेगा तो बात की बात है, देख लेंगे। बट पहले जमेगा तो भैया जाओ
और अब यहां पे सवाल आता है, ओ सर जाके करूंगा क्या, मैं अटेंड कर लूंगा, जाके करूं क्या। थोड़ा इसको स्टोरी के हिसाब से बनाना, बस एक रूटीन बना लेना, ये काम करना है करके, तो इसको वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फील करना है इस चीज को, ठीक है। सो हमको इन्वेंट्री में क्या चेक करना है भैया, एग्जिस्टेंस और उसका कंडीशन देखना है। एग्जिस्टेंस देखने के लिए जाना पड़ेगा, चले जाएंगे, जाके क्या करोगे, आओ पढ़ते, हाँ सिंपल। फिर यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, मैनेजमेंट के लोग इन्वेंट्री वेरिफिकेशन काउंटिंग चालू है। सो हमें क्या देखना है, जो इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर, जो इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर किसके लिए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, फिर उसे कंट्रोल करने के लिए, बराबर, कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। सो रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग, बराबर, ऑफ व्हाट, द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ठीक है ना। इसको मैं एक काम करता हूं, रिजल्ट्स को अभी रेड बॉक्स में डालता हूं, जरा ध्यान से देखना, रिजल्ट्स और फिर अब एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, बराबर। अब जरा ध्यान से देखना, अब ऐसा सिंपल करेंगे ना कॉन्सेप्ट, बहुत मजा आएगा। जो ब्लू में अंडरलाइन करा हुआ है ना, जरा उसके ऊपर गौर फरमाना। मेरे को क्या करना है, अटेंड करना है, और फिर क्या चेक करना है, जो भी मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर दिए थे, किसके लिए, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए, ब्लू वाला पार्ट सिर्फ पढ़ना है। मेरे को क्या करना है कि जो भी मैनेजमेंट ने, बोलो बच्चों, जो भी मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो प्रोसीजर्स उनके लोगों ने फॉलो किया, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं बताता हूं आपको। आओ जरा इधर ध्यान दो। मतलब कैसा हुआ ना कि जरा ध्यान से देखना, एकदम अच्छे बच्चों जैसे। ये क्या हुआ, बॉक्स, बॉक्स नहीं हुआ, ये मान लो गोडाउन है। क्या है ये, गोडाउन है। अब इस गोडाउन के अंदर अपनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अभी मत लिखना कुछ, इस गोडाउन के अंदर अपनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, बराबर। इस इन्वेंट्री का अपने को दो बातें देखनी है। क्या देखना है, एक तो वो इन्वेंट्री है क्या, और अगर है तो किस तरीके से है, सही बात है। सो ये अपने को चेक करना है, ठीक है सर, वेरी गुड, अच्छे से लिखते हैं इसको जरा। सो फर्स्ट वी चेक existence, second we check is the condition, right, okay। फिर उसके बाद क्या होगा, ये मुझे चेक करना है इन्वेंट्री ऐसे 501 फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करता है, ठीक है जी, यस सर। उसके बाद क्या होगा, यहां पे एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए, बराबर, ऑडिटर को आना पड़ेगा, बराबर ना। भागते आएगा ऑडिटर, देखो आया कि नहीं आया, बुलाया उसको, आ जाओ, ऑडिटर आएगा, ठीक है, आया ऑडिटर। अब यहां पे ऑडिटर आके वी सी दैट ही विल बी डूइंग व्हाट, ये यहां पे ऑडिटर है, और इस ऑडिटर का ये एग्जिस्टेंस देखने के लिए अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। आ गया, वो मौजूद है वहां पे, अटेंडेंस। सो अब जब ये मौजूद है यहां पे, तो भैया ये क्या देखेगा, व्हाट विल ही सी, क्या देखेगा, वो देखना पड़ेगा ना उसको कुछ। सो सबसे पहले वो क्या देखता है कि ये यहां पे है ना, कौन है, मैनेजमेंट है, ठीक है, कौन है बच्चों, ये यहां पे मैनेजमेंट, ठीक है। और यहां पे ये मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज हैं, मान के चलो ये यहां पे उनके एम्प्लॉइज हैं, सही बात है एकदम, यस सर।
सो अब हुआ क्या, मैनेजमेंट ने इनको कुछ तो भी बोला। क्या बोला? जो बोला वो दिए उनको इंस्ट्रक्शंस, बराबर। और इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये लोग काम करेंगे, मतलब ये होंगे उनके प्रोसीजर्स। आई बात समझ में? ये किसके लिए होगा? इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स क्यों होगा? गोल क्या है? गोल क्या है? तो वो कहते हैं कि बाबा इन्वेंट्री का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, बराबर के नहीं? तुम जब नोट्स में अपना स्टोर्स लेजर में बराबर से इश्यूज, इनवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस बराबर से होना चाहिए। सो इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा पहले रिकॉर्डिंग के लिए, बराबर। और सेकंड आपको क्या करना होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन। ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि ए भैया, मैनेजमेंट क्या बोलेगा, ए हीरो एम्प्लॉय बराबर से रिकॉर्डिंग करना, समय समय पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना। हाँ, ये कौन बोला? मैनेजमेंट ने बोला। किसको? एम्प्लॉय को। सो उसको बोला बराबर से रिकॉर्ड करना, बराबर से फिजिकल वेरिफिकेशन करना। अब इसके बेसिस पे इस एम्प्लॉय ने काम करना शुरू कर दिया, मतलब उसने उसके प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हूम? मैनेजमेंट। जमी क्या बात? बोलो हाँ या ना? हाँ। फिर अब क्या होगा? ये जब काम करेंगे रिकॉर्डिंग का, फिजिकल वेरिफिकेशन का, फिर इसका फाइनली रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा मतलब क्या? एक्चुअल क्या काम किया है उन्होंने। एक जो बोला था क्या काम करना है, और एक एक्चुअली काम करने के बाद क्या हुआ वो। सही बात है एकदम? बोलो हाँ या ना? यस। सो अब मेरे बच्चों क्या कह रहे हैं अपन, जरा ध्यान से सुनना। यहां पे ये रिजल्ट, बराबर, फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट, द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट, बराबर, ये सब काम बराबर से हुआ कि नहीं हुआ, ऑडिटर आएगा और यही देखेगा। मतलब ये पूरा पूरा जो एक्टिविटी है ना, ये पूरा पूरा एक्टिविटी ऑडिटर साहब क्या करेंगे? इसको इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे इसको? ऑडिटर विल इवैल्यूएट दिस एंटायर टास्क। इसको इवैल्यूएट करेगा। इसको क्या करेगा ऑडिटर? वहां पे मौजूद रह के वो इस बात को इवैल्यूएट करेगा। आई बात समझ में? ये भावनाएं थी उस लाइन के अंदर की, ठीक है। सो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन अभी तक एक्सप्लेन किया है, इवैल्यूएट, ध्यान देना, इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस, बराबर के नहीं, एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स of the entities physical verification और physical inventory counting। आई बात समझ में? क्या करेगा जाके वो? जमी बात? यस। नंबर 2, फिर उसके बाद ये क्या करना है मेरे को? इवैल्यूएट करना है। अब दूसरा वहां जाके मुझे क्या करना है? मतलब इवैल्यूएट करना है, मतलब आप समझे क्या कि ये जो है वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, बराबर से किया कि नहीं किया, वो मुझे इवैल्यूएट करना है, वो मुझे इवैल्यूएट करना है, बराबर। और फिर उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट भी क्या कहता है अभी? आई हैव टू ऑब्जर्व दोज काउंट प्रोसीजर्स। तुम कैसे गिनते वो भी जाके देखेगा मैं। पहले जो आपका रिजल्ट आया वो तो देखूंगा ही देखूंगा, समझ पा रहे आप? जो रिजल्ट आया ना वो तो देखूंगा ही देखूंगा, बट जो आपने काउंटिंग कैसे किया था वो भी देखूंगा। आई बात समझ में? यस। फिर उसके बाद ये दोनों जो है ये किसके लिए हो गया? ये हो गया सर जी हमें एग्जिस्टेंस देखना था इसके लिए, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद आगे जाके मैं क्या करूंगा? इंस्पेक्ट करूंगा उस इन्वेंट्री को। क्यों करूंगा इंस्पेक्ट इन्वेंट्री को? क्योंकि मुझे इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस के साथ साथ मुझे क्या देखना है? उस इन्वेंट्री का कंडीशन भी तो देखना है।
तो मैं उस इन्वेंट्री को चेक भी करेगा कि उसके अंदर इन्वेंट्री है क्या। जैसे एक बार मैं कैडबरी इंडिया लिमिटेड के गोडाउन का स्टॉक ऑडिट करने गया था। अब कार्टन्स होते, बॉक्सेस होते, उसके अंदर चॉकलेट है या नहीं है वो थोड़ी दिखेगा आपको, आप तो बॉक्सों से गिनोगे। तो जब हमने उनको बोला ये बॉक्सेस भी खोलो, तो कोई कोई बॉक्सेस में दिखा कि इन्वेंट्री मतलब 10 अगर पीसेस होने चाहिए सिर्फ 5 है, या किस में खाली बॉक्सेस है सिर्फ पत्थर भर के रख दिए, बराबर, ऐसे कुछ भी हो सकता है। सो हमको इंस्पेक्ट भी करना है कि वो इन्वेंट्री एक्चुअली है या नहीं है। एंड फिर ये आप करोगे कैसे बेसिस पे? बाय परफॉर्मिंग व्हाट? टेस्ट काउंट्स। आई बात समझ में? बोलो आया ना? बोलो बच्चों यस। सो मुझे क्या देखना है सबसे पहले? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। वो देखने के लिए मुझे वहां जाना चाहिए। जाके मैं क्या देखूंगा? मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स वो बराबर है कि नहीं है। मैनेजमेंट किस तरीके से काउंटिंग करता है वो ऑब्जर्व करूंगा। नंबर 3 मैं खुद इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करूंगा अटेंड करके। नंबर 4 मैं टेस्ट काउंट्स करूंगा, सैंपलिंग बेसिस पे काम करूंगा। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद ऑल्सो आई विल परफॉर्म व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। मतलब किससे कंपेयर करूंगा उसको? फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, सो जो हम लोग फोकस कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना, जैसे हम लोग एक अपन स्टोर्स का एक तरीका ये मेंटेन करते हैं। खुल जा भाई। ये जैसे हम लोग एक मेंटेन करते हैं ऐसा कुछ, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, बराबर, और बैलेंस कितना बचा। या तो यही आप लोग इसमें स्टोर लेजर में यही पढ़ते हैं ना आप लोग? बोलते क्यों नहीं? स्टोर लेजर में यही पढ़ते, कितना रिसीट हुआ, कितना इशू किया, कितना बैलेंस बचा हुआ है। सो ये आपका फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, बराबर। ये रिकॉर्ड में लेके जाएगा, बराबर, और एक्चुअल में जहां पे इन्वेंट्री मौजूद है वहां पे उसके साथ में क्रॉस चेक करेगा, बराबर, कि जो तुम्हारे एक्चुअली रिकॉर्ड्स में है वो एक्चुअली वहां पे मौजूद है या नहीं। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, आई विल कंपेयर द रिकॉर्डेड इन्वेंट्री विद द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। किसको किसके साथ कंपेयर करेगा? रिकॉर्डेड इन्वेंट्री विद द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, कि वो दोनों बराबर से मैच होते हैं या नहीं होता है। सिंपल एकदम कहानी। यस, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? खत्म। आई बात समझ में? सो मुझे जाना है, चेक करना है, काम खत्म करना है, राइट? ओके। बट फिर आप अगर देखोगे क्या लिखा हुआ है कि आपके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। तो इसको अभी तक कंसीडर किया ही नहीं। ये जितने भी पॉइंट्स अपन ने ये और ये इतना देखा ना, ये कब था? ये पॉसिबल है तब, बराबर। कभी कभी आपको इम्प्रैक्टिकेबल है, जा नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल नहीं लिखा, इम्प्रैक्टिकेबल है। इम्पॉसिबल अलग है, इम्प्रैक्टिकेबल अलग है, बराबर के नहीं? सो अब यहां पे क्या क्या है, ध्यान से देखना। इफ द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट, उस 31 मार्च पे यूजुअली अपन करते हैं लेटेस्ट से, बट वो मुझे पॉसिबल नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहां पे? अब यहां पे ये सब जो काम मुझे करना है ना, अटेंड करना है, यूजुअली मुझे कब करना है? एक तो आई विल डू इट ऑन व्हाट, जो स्टैंडर्ड में लिखा है वो वर्ड यूज कर रहा हूं, एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? 31 ऑफ मार्च। इन्वेंट्री यूजुअली 31 मार्च को चेक करते हैं। बट अगर मान लो आपको ये 31 मार्च को चेक करना पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल है, आप नहीं जा सकते, बराबर। सो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी विल चेक एट व्हाट? क्या करेंगे हम लोग? वी विल चेक इट एट एनी अदर डेट। बिग डील सर, कभी और देख लेंगे, बराबर। सो कभी और देख रहे हो तो कहानी एकदम सिंपल है।
आपको बस क्या करना है, जो आपकी वो एनी अदर डेट है, ठीक है ना, आपकी वो एनी अदर डेट है बराबर, और जो आपकी बैलेंस शीट की डेट है, आपने बस क्या कर देना है उसको, एनी अदर डेट और बैलेंस शीट डेट के बीच में जो भी इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस हुए थे उसको आप रिकंसाइल करके 31 मार्च का पोजीशन आप लेके आ जाओ। सही बात है एकदम, खलास। आओ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पे। इफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट other than the date of the financial statements, the auditor shall, in addition to the above procedures, perform audit procedures to obtain audit evidence whether changes in the inventory between the count date and the date of financial statements are properly recorded. आई बात समझ में आपको? बोलो आया ना? यस, वेरी सिंपल। सो आपने क्या हाईलाइट करना है यहाँ पे, लास्ट वाला लाइन पूरा, काउंट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, अकस्मात कुछ ऐसा घटनाएं घट गई कि आप 31 मार्च को अटेंड ही नहीं कर पाए, बराबर के नहीं, तो क्या करना होगा आपको, आपको फिर से कोई दूसरी डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है। If the auditor is unable to attend physical inventory counting due to unforeseen circumstances, the auditor shall make or observe some physical counts on an alternative date and perform audit procedures on intervening transactions. आई बात समझ में आपको? सो ये आपको क्या करना है, चेंजेस इन ये वाला पार्ट आपको देखना है बराबर, और अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस को तो आपको वापस से अल्टरनेटिव डेट पे चेक करना है उसको। अब कहता है इफ द अटेंडेंस इज व्हाट इम्प्रैक्टिकेबल, जमेगा ही नहीं, आपको जा ही नहीं सकते, मान लो वो यूएस में है, भेज रहा ही नहीं क्लाइंट, बराबर, इम्प्रैक्टिकेबल है, तो आपने क्या करना चाहिए, यू शुड परफॉर्म व्हाट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है तो यू विल परफॉर्म व्हाट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, और अगर वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी पॉसिबल नहीं है तो आपको आपका ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर SA 705। कौन सा देना है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, डिपेंड करेगा जब अपन आगे पढ़ेंगे और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होगा उसके हिसाब से, राइट। एंड व्हेन द इन्वेंट्री इज अंडर द कस्टडी और द कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी, बराबर, सो ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बराबर, अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी बाय रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन and perform inspection or other audit procedures appropriate in the circumstances. सही है एकदम? Yes, तो बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड था ये यहाँ पे। सो जरा एक बार उसके ऊपर फोकस करते हैं अपन। एक सेकेंड, ओके। सो यहां पे ये वाला जो चार्ट है ये क्या क्या ध्यान में रखेगा, ये जनरल बातें लिखी हुई है यहाँ पे, बराबर, ये रेगुलर क्लासेस में भी बताया आपको इंटरमीडिएट के लिए। बाकी आपने जो स्टैंडर्ड अभी आपने पढ़ा, आप अगर देखोगे तो यही बात है, ऑडिटर यहाँ पे अटेंड करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि क्या वो इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और जो रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग है तो उसके लिए बराबर से रिजल्ट आए या नहीं आए। सो ऑडिटर उसमें क्या देखेगा, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन और मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स बराबर है या नहीं है। सो उसमें वो क्या देखेगा, बैलेंस शीट डेट पे जाएगा या दूसरे डेट पे जाएगा, यही तो था उसके अंदर सब कुछ, राइट। चलिए इसको लिख लीजिए, चलो लिखो। अरे ऐसे घूरने का नहीं, ऐसे मेरी तरफ लिखना पड़ेगा। पिक, नो पिक लिखो, शॉर्टकट नहीं है, वर्चुअल में जो भी देख रहे हो वो भी लिखिए उसको।
लिखो उसको फटाफट।
यस भाई हुआ, चलो लिखो लिखो। डन, ओके। सो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट किया किसके बारे में? सो आपको ये सिंपल सा चार्ट हो गया ना अपना, क्या हो गया ये? बैलेंस शीट डेट, एनी अदर डेट, थर्ड पार्टी के पास होगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे, ये बात अपनी हो गई। इसके साथ वी कंप्लीट विथ कौन सा बच्चों, ऐसे कौन सा कदम किया अपन ने? वी कंप्लीटेड ऐसे नंबर, सॉरी ऐसे नंबर 501 का फर्स्ट पार्ट अपन ने खत्म किया, दैट इज लिटिगेशन, सॉरी दैट इज इन्वेंट्री के बारे में बात खत्म कर ली। एंड अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे किसके बारे में? सेकंड पॉइंट जो होगा कौन सा अपना? लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में, राइट। सो एकदम छोटा सा है ये लिटिगेशन एंड क्लेम्स, वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिटिगेशन एंड क्लेम मतलब क्या? आप कोई डिस्प्यूट के अंदर हो, आप कहाँ हो? कोई डिस्प्यूट के अंदर हो, किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया है, बराबर? तो आपके ऊपर किसी ने केस किया है, आप जा रहे हो कोर्ट के अंदर, कोर्ट कचहरी का मामला चालू है, फाइटिंग चालू है, सो उसे कहेंगे अपन लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब हम लोग क्या कहेंगे? देयर इज व्हाट? डिस्प्यूट। और इस डिस्प्यूट के वजह से आपको कितना हर्जाना भुगतना पड़ता है, बराबर? जो कंपेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा, बराबर, उसको अपन क्या कहते हैं? क्लेम, बराबर। सो क्लेम रेफर्स टू व्हाट ओवर हियर? कंपेंसेशन। सो कोई भी लिटिगेशन या कोई भी क्लेम जिसके अंदर आपको लगता है क्या कि अपनी एंटिटी इन्वॉल्व है, कोई भी लिटिगेशन और क्लेम के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग को चेक करना है कि वो लिटिगेशंस और उससे रिलेटेड क्लेम्स वो आपने कंप्लीटली दिखाए हैं या नहीं। इसके लिए अपने को ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है, राइट। सो आओ पढ़ते हैं। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म, एकदम सिंपल रीडिंग करना है इसको ध्यान से, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स in order to identify litigation and claims obviously involving entity which may give rise to risk of material misstatement, कि इसमें कुछ गलत हो सकता है करके। सही बात है ना? कोई भी लिटिगेशन क्लेम आपने वो पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया हुआ होगा, बराबर? कुछ क्लेम होगा वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ होगा, बराबर? वो क्लेम है या नहीं आपको पता ही नहीं होगा। सो आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि कोई भी लिटिगेशन एंड क्लेम, बराबर, जिसमें आपकी एंटिटी इन्वॉल्व है, बराबर, अगर उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। योर जॉब इज टू फर्स्ट डू व्हाट? आइडेंटिफाई। देखिए पहले आपको क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। ऑडिट प्रोसीजर में फर्स्ट थिंग ध्यान से सुनना, डायरेक्टली ये मत करने जाना कि ओ भैया वो कंप्लीट है क्या नहीं है बताओ, पूरी तरीके से उसको डिस्क्लोज किया है क्या नहीं। अरे बच्चा, पहले आपने क्या करना है? ढूंढना है कि ऐसा कोई लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या? कि वो भैया कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ होगा, दैट इज अ रिस्क। आई बात समझ में? सो पहले आपका फोकस कहां पे होना चाहिए? उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स आपने उसे आइडेंटिफाई करना है। तो सर मैं इसे आइडेंटिफाई कैसे करूं? आप बताओ सर, हाउ डू आई आइडेंटिफाई इट? वेरी सिंपल, पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो है क्या, मिनट बुक्स पढ़ो टीसीडब्ल्यूजी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के हिसाब से, बराबर।
उसके बाद आपका लीगल एक्सपेंस अकाउंट भी आप देखिए, बात समझना, एकदम मस्त लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहले आप क्या करो, इंक्वायरी करो मैनेजमेंट के साथ कि बाबा कोई लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या, मैनेजमेंट से पूछो। नंबर 2, मिनट बुक्स देखो, द डिस्कशन ऑफ TCWG एंड द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। सर ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल क्या होता है? ये एक्सटर्नल या लीगल काउंसिल मतलब बेसिकली अपने लीगल एडवाइजर्स, अपने वकील। कौन है? अपने वकील। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो रिव्यू व्हाट द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। अरे बहुत सही, अगर मैं अकाउंट्स में मुझे दिखता है लीगल एक्सपेंसेस है, क्यों किया है लीगल एक्सपेंस? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लिटिगेशन या क्लेम होगा, इसलिए तो लॉयर को फीस दिया, नहीं तो काय को देते, बराबर के नहीं? सो लिटिगेशन एंड क्लेम में एक 3 बातें करेंगे आप। क्या? मैनेजमेंट से इंक्वायरी, बोलना पड़ेगा सबको, मैनेजमेंट से इंक्वायरी। नंबर 2, अपन मिनट्स बुक देखेंगे, और तीसरा लीगल एक्सपेंस अकाउंट देखेंगे। ये पूरा चेक करने के बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे और फिर कहेंगे सेकंड पॉइंट में यहां पे कि बाबा लिटिगेशन या क्लेम है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। कहानी आगे कब बढ़ेगी? अगर लिटिगेशन एंड क्लेम इफ इट हैज बीन आइडेंटिफाइड, बराबर के नहीं, और उसके अंदर इफ एनी ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेट दैट अदर मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम्स एग्जिस्ट, बराबर के नहीं, सो द ऑडिटर इन एडिशन टू द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय अदर एसेस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बराबर, या जो भी करना है उसको, ही विल डू व्हाट, अभी अपना काम शुरू होता है। अगर मिल गया ना तो क्या क्या करना है, चलो फटाफट निपटा दे इसको। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लॉयर से डायरेक्टली पूछने का, भैया क्या मैटर है बताओ, एविडेंस दो, इंफॉर्मेशन दो, कितना लाइबिलिटी आएगा हमारा, हमको रिकॉर्ड करना है, इन्होंने जितना दिखाया वो बराबर है या नहीं है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ whom? द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ये कैसे करेगा? इट विल बी डन थ्रू व्हाट? लेटर ऑफ इंक्वायरी, खत लिखेंगे, बराबर, एंड रिक्वेस्ट द एंटिटी दैट दे नीड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। बट अब क्या होता है, कभी कभी कुछ कानून होते हैं जो ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को डायरेक्टली आपसे बातचीत करने नहीं देंगे। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आप तो डायरेक्टली, आपकी तो इच्छा है उनसे बात करें, बट बार काउंसिल, बराबर, जो लॉयर्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनमें भी उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं मेंटेन करना पड़ेगा? लॉयर थोड़ी ना सबको जाके बोल देगा क्या मैटर है, अपना सही में नुकसान होगा नहीं होगा थोड़ी ना ओपनली बोल देगा ऑडिटर को, और ऑडिटर सीधा डिस्क्लोज करेगा, प्रॉब्लम होएगा ना। तो दे आर, मे बी द लॉ इज प्रोहिबिटिंग द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू डू व्हाट? टू गिव द डिटेल्स अबाउट द केस। सो इस केस में अगर उनका लॉ, उनकी प्रोफेशनल बॉडी अगर प्रोहिबिट करता है, सो ऑडिटर साहब ने क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है टू गिव द ऑडिटर परमिशन टू कम्युनिकेट, बराबर, तो क्या करना चाहिए? द ऑडिटर शुड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली to the letter of inquiry or is prohibited from responding, and if the auditor is unable, he will seek what? To modify his audit opinion. Simple सी बात है। कौन सा? ये वाला ना, हाँ समझाता हूं, एक थीम समझ में आया क्या? बराबर, सो एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना है अभी, राइट? इसका भी अपन समरी बनाएंगे एकदम अच्छे से। So we are talking about essay number 501, बराबर। इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं about what? Litigation and claims. So litigation and claims में सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? We need to identify, पहले सुनना फिर लिखना।
वी नीड टू डू व्हाट फर्स्ट, आइडेंटिफाई कि वो लिटिगेशन एंड क्लेम है या नहीं है. कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नंबर 1, हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछताछ करेंगे. नंबर 2, वी विल चेक व्हाट, द मिनट बुक्स, बराबर के नहीं. नंबर 3, हम लोग रिव्यू करेंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट को. किसको देखेंगे? लीगल एक्सपेंस अकाउंट को. सिंपल एकदम कहानी. यस सर. फिर यहां से दो बातें होगी. एक तो आपको मिलेगा या तो आपको नहीं मिलेगा, बराबर के नहीं. सो अगर आपको मिला लिटिगेशन एंड क्लेम जिसमें आपको लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सीक टू कम्युनिकेट with the external legal counsel. सही बात है. वो आपको इंफॉर्मेशन देगा और आप उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे? थ्रू व्हाट? लेटर ऑफ इंक्वायरी. यहां पे फिर से दो बातें होगी. एक तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, बराबर. क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज लॉ और उनका जो प्रोफेशनल बॉडी है, उनका जो लॉ या प्रोफेशनल बॉडी है, ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द आउटसाइडर्स. तो इस केस में ऑडिटर साहब क्या करेंगे? ऑडिटर साहब परफॉर्म करेंगे अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स. ठीक है, बोलो यस और नो. अगर वो कर पाया तो वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं है. बोलो यस और नो. यस. उसके बाद अब यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है? इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव ऑडिटर परमिशन, उनका लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, बट आपको ये जो करना है, कैसे करना है आपको? विथ मैनेजमेंट्स परमिशन. विथ व्हाट? मैनेजमेंट परमिशन. ऐसा डायरेक्टली आप किसी भी लीगल काउंसिल थर्ड पार्टी को जाके बात नहीं कर सकते, मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा. सो यहां पे फिर से दो बातें होगी. एक तो मैनेजमेंट परमिशन देगा या तो मैनेजमेंट परमिशन नहीं देगा. अगर मैनेजमेंट ने परमिशन आपको नहीं दिया तो कहानी आगे है यहां पे. इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव द ऑडिटर परमिशन टू कम्युनिकेट और टू मीट विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, और द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. क्या हो रहा है यहां पे? एक तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया, या तो लीगल काउंसिल ही मना करता है किसको? ये लेटर ऑफ इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करने में, उसके ऊपर रिप्लाई देने के लिए, बराबर के नहीं. तो ऑडिटर क्या करेगा? इसके बेसिस पे ऑडिटर इज व्हाट देन? अनेबल टू ऑब्टेन with management permission. So auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence. मतलब एक तो मैनेजमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, या तो वो एक्सटर्नल काउंसिल ही रिप्लाई नहीं कर रहा है बॉस, बराबर. तो इस केस में ऑडिटर को एविडेंस अगर मिलता नहीं है तो वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेगा एज पर SA 705. सिंपल, ये बात थी उसके अंदर. उसके बाद सारे क्लेम्स डिस्क्लोज करे हैं या नहीं करे हैं, ऑडिटर ने क्या लेना है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है. राइट? पढ़ लीजिए एक बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट, फिर वो जो चार्ट समरी बनाया वो आप लिख लेना. फिर
हाँ, the auditor shall request the management where appropriate to provide written representation that all known actual or possible litigation and claims whose effect on preparing the financial statement should be considered have been disclosed or not. अब देखो मैनेजमेंट ने अगर गलत लिख के दिया तो फिर हम लोग ऐसे 500 में जाएंगे, और ऐसे 500 में बेटा अपने को क्या बोला था, अगर मैनेजमेंट ने गलत दिया और अपने को मिला है ना, मतलब अब क्या हो रहा है, तुम्हारा डाउट जो क्या है, मैनेजमेंट ने लिख के दिया है, हमने सब इनकॉर्पोरेट किया है करके, और अपन ने इस स्टैंडर्ड के शुरुआत में ही अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि लिटिगेशन एंड क्लेम है या नहीं है, बराबर कि नहीं। तो आप क्या हो, मैनेजमेंट एक लिख के दे रहा है और अपने को एक मिला है, इनकंसिस्टेंसी है। सो यहां पे आपको ऐसे 500 में ये वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो वी विल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स और अकॉर्डिंगली वी विल मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स देन। आई बात, तो ऐसे 500 को छोड़ने देना है ना, इसको पकड़ के रखना है। ओके, पढ़ लिया एकदम अच्छे से, लिख लो इसको। ओवर। डन, चलिए। सो अब लास्ट पॉइंट अपना सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक कोई भी बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दे आर इनटू व्हाट, डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है ना। सेगमेंट्स का मतलब
हम लोग लिखेंगे सिंपल भाषा में एरियाज, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे एक सिंपल कोई भी कंपनी अगर आप देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट पार्ले, पार्ले एग्रो, ये पार्ले किसके किसके अंदर है? सो सर ये पार्ले बिस्किट्स बनाता है, सही है ना। ये पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाता है, बराबर है। सर ये पार्ले चॉकलेट्स बनाता है, बराबर के नहीं? कितनी सारी चीजें ये पार्ले बनाता है, बराबर है बच्चों? बोलो हाँ या ना? यस। सो अब यहां पे आप समझो कि ये इस पार्ले, पार्ले मतलब कौन भैया? पार्ले एग्रो, पार्ले जी वगैरह खाते ना, हाँ। सो ये जो है ये इनके अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। तो यहां पे एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 17 उन्हें क्या करना है? कौन से सेगमेंट्स में आप बिजनेस करते हो उस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। जमी क्या बात? बोलो हाँ या ना? यस। सो इसीलिए ऑडिटर शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन about whether the presentation and disclosure has been done properly or not। तो बस क्या करना है अपने को? सिंपल सी बात है, you obtain the understanding of the methods used by management in determining the segment information। कैसे आपने वो segments को identify किया and evaluate whether such methods are likely to result in disclosure in accordance, proper disclosure हो रहा है क्या नहीं हो रहा, and testing the application of such methods and also perform analytical procedures। ये analytical procedures क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे ऐसे 520 के अंदर, ठीक है। सो ये बात ही कि अब कौन से मेथड्स के थ्रू आपने सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, बराबर, कि क्या आप किसको अलग सेगमेंट मानते हो नहीं मानते हो, डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया क्या है उसका, बराबर। तो उसके बेसिस पे आपने उन मेथड्स को टेस्ट करना है टू फाइंड आउट आपको भी वही अलग अलग सेगमेंट्स मिलते हैं या नहीं। एंड देन यू डू व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर्स की अब ये है तो वैसा सेगमेंट, आपकी ये बिजनेस है तो वो सेगमेंट्स होने चाहिए। इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऐसे 520 में। तो सिंपल सी बात है एकदम। सो विद दिस वी कंप्लीट विथ व्हाट? ऐसे नंबर 501, ठीक है, राइट। चलो तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट ऐसे है अपना 505, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सो आज हम लोग ने बहुत दो इंपॉर्टेंट एसेस पढ़े। वो कौन से थे? एसे नंबर 500 and 501। व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज टुमारो, वी विल कंप्लीट 505, 510, 520 एंड 530। 3-4 बड़े बड़े एसेज है ये। सो नेक्स्ट सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो वी विल कंप्लीट टिल 530, बराबर। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।